राधे राधे दोस्तों। कहानी है धोबी की बेटी और राजकुमार। पुराने समय की बात है। राजपूताना के एक शहर में एक राजा रहता था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार था। वह बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, लेकिन बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। वह जिस चीज़ को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता था। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे सिपाही पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल गया। अचानक उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का मोहल्ला है। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नज़र एक छत पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नज़र भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे ही होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। राजकुमार की आंखों से वह सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया और कहने लगा कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा वरना अपनी जान दे देगा। करीब 3 हफ्ते बीत गए। जब राजा को यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया, क्योंकि वह राजकुमार की जिद से वाकिफ था। वह जानता था कि राजकुमार ने अगर किसी चीज़ की जिद पकड़ ली तो वह उसे पाकर ही रहता है। राजा ने उस गांव के मुखिया को बुलाकर इस बारे में उससे सलाह ली। मुखिया बहुत ही अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दी कि महाराज, इस समय राजकुमार को रोकना ठीक नहीं है। आप राजकुमार को अपनी मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप किसी राजकुमारी से अपने राजकुमार का विवाह करवा देना। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं। यह धोबिन भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को मुखिया की यह बात बहुत पसंद आई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा कि हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें उस धोबी की लड़की से विवाह करने की इजाज़त देते हैं। तुम उस लड़की से विवाह कर सकते हो। इतना सुनते ही राजकुमार ने अपने कुछ सैनिक भेजकर धोबी और उसकी पत्नी को महल में बुलवाया। वे डरते कांपते हुए महल में आए। वे सोच रहे थे कि न जाने हमसे क्या गलती हो गई है कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। जब वे महल में पहुंचे तो राजकुमार ने उनसे कहा कि हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए तुरंत विवाह की तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से फूले नहीं समाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार जी, यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर ही कोई जवाब दे पाएंगे। राजकुमार ने जब यह सुना तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि एक तो वह इस धोबी का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से विवाह कर रहा है, और यह मामूली सा धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए वह धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कह दिया कि हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। धोबी और उसकी पत्नी जैसे डरते कांपते हुए आए थे वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा कि राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे।
लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिए कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन लें। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाएं। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। लड़की का संदेश सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि इस धोबी की बेटी की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने शर्तें रखे। पहले तो उसका दिल चाहा कि तलवार से धोबी को ख़त्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखे यह धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 मंजिला मकान था। नीचे धोबी और उसकी माँ और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिला पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुँचे तो कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी कि मेरी 4 शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा कि यह क्या बात हुई, यह कैसी अजीब शर्त है, लेकिन फिर ख्याल आया कि यह सब कहने की बातें हैं। एक बार विवाह हो गया तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है। राजकुमार कहने लगा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई और सोचने लगा कि विवाह है या मजाक है। फिर उसने सोचा कि जो होगा बाद में देख लूँगा। वह कहने लगा, चलो यह भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊँगी। राजकुमार ने सोचा यह भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि ना खाए और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे यह भी शर्त मंजूर है। लड़की फिर कहने लगी कि मेरी चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता ख़त्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। राजकुमार ने सोचा यह बड़ी अजीब और बदतमीज़ लड़की है, एक बार विवाह हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे ब्याहने चला आया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की खास दासी थी, वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दें। शाम हुई तो शर्त के मुताबिक लड़की अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। दिन भर कुछ न खाया, न पिया, न हिली न डुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1-2 दिन तक करके इसी प्रकार पूरे 6 दिन बीत गए। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसे अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। राजा रानी सब परेशान हो गए। एक दिन राजकुमार ने धोबी को बुलाया और कहा कि तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वह हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला कि राजकुमार जी, हमें माफ़ कर देना, लेकिन सच बात तो यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन वह हमारे घर पर आई और बोली कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी भी कोई औलाद नहीं थी और मेरी पत्नी को उसकी सुंदरता सूरत भा गई थी, इसलिए हमने उसे अपने घर में रख लिया। वह हमारे घर में ऊपर वाले कमरे में रहने लगी। उसके बाद
उसने हमसे कोई वास्ता ही नहीं रखा। वहाँ कहाँ खाती थी, क्या पीती थी, क्या करती थी, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं जानते। कभी कभार वह मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती थी और उसे माँ कहकर बुलाती थी। मेरी पत्नी इसी में खुश रहती थी। उसने हमें कसम दे रखी थी कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, जिस कारण हमने आज तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, वह अपनी मर्जी की मालिक है। इतना कहकर धोबी चला गया और राजकुमार अजीब सोच विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि करे तो क्या करे। उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना वह महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया कि वह महल से जा रहा है, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आऊँ। मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि किसी यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। दासी का दिल राजकुमार की हालत देखकर बहुत ही दुखी था। उसने भी सोचा चलो अच्छा ही है, कुछ दिनों इस झंझट से मुक्ति तो मिलेगी। राजकुमार का मन दुनिया से ही हट चुका था। वह हिमालय पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए वह एक गुफा तलाश कर रहा था कि एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते वह अंदर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा है। उसकी आंखें बंद हैं, दाढ़ी और सिर के बाल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, पूरे शरीर और पलकों तक धूल जमी है। एक बड़ा सा चिराग जल रहा है जिसमें एक हाथ लंबी बत्ती जल चुकी है और एक हाथ लंबी बत्ती अब भी बाकी है। उन्हें देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा सुकून मिला। वह भी उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी। उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वे ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। राजकुमार वहीं रहने लगा। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, योगी महाराज के हाथ पांव धोता, बाल धोता, बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर लाता और उनसे अपना पेट भर लेता। 1 महीने के बाद उस योगी महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को अपने सामने हाथ जोड़े पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। योगी महाराज बोले, बेटा तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? यह सुनकर राजकुमार बोला कि महाराज, आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो यह भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता है। तब योगी महाराज बोले कि बेटा, योगियों से कुछ छिपा नहीं है। तूने उस लड़की से विवाह कर बहुत बड़ी गलती की है, पर तूने हमारे इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। उस योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख देते हुए कहा कि ले बेटा, यह राख रख ले। इस राख को लगाने से तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। तेरी पत्नी जब अपने घर जाए तो तू यह राख अपने माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे यह पता चल जाएगा कि वह कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। राजकुमार ने उस राख को संभाल कर कपड़े में बांधकर रख लिया और योगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। कई दिन का सफ़र तय करने के बाद वह वापस महल में पहुंचा। कई दिनों की यात्रा के कारण राजकुमार के कपड़े फट गए थे, पाँव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबला पतला कमज़ोर हो गया था। धोबी की लड़की कमरे में उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। वह कहने लगी कि राजकुमार कहाँ चले गए थे और यह क्या हाल बना लिया है। राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। आज राजकुमार बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया।
उसने दासी से पूछा, क्या यह मेरे पीछे भी रोज़ इसी तरह आती थी? दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फ़र्क नहीं आया था, वह रोज़ उसी तरह आती थी। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब यह घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का समय हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और उसके पीछे पीछे चल दिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से बोला कि आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा जिस कमरे में धोबी की लड़की आकर कुर्सी पर बैठती है। जब वह लड़की आकर बैठ जाए तो तुम मुझे आकर जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है, मैं उठता क्यों नहीं हूँ। मैं जो ना बताना चाहूँ उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, वह समझ गई कि राजकुमार का मतलब क्या है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू कर दिया। राजकुमार पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो दासी को डांटते हुए कहने लगा कि क्या मुसीबत आ गई है, क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा स्वप्न देख रहा था, तुमने मेरा स्वप्न तोड़ दिया। दासी खुशामद करते हुए कहने लगी कि महाराज, हमें भी तो अपने सपने के बारे में बताइए। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, तू इतनी जिद कर रही है तो बता ही देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब यह धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला गया। यह घोड़ा गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। दासी ने फिर पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा कि फिर क्या हुआ? मैं ज़ोर ज़ोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और यह गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज यह कैसे गाड़ी चला रहे हो गाड़ीवान। बेचारा बोला, राजकुमारी, मैं तो रोज़ ऐसे ही गाड़ी चलाता हूँ। खैर, जैसे ही धोबी का घर आ गया, यह लड़की धोबिन के पास तो नहीं गई, सीधे चढ़कर ऊपर अपने कमरे में पहुँच गई। मैं भी इसके साथ इसके कमरे में पहुँच गया। क्या सजा हुआ कमरा था, लगता ही नहीं था कि यह धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी थी। राजा के महल से भी ज़्यादा खूबसूरती से सजा हुआ वह कमरा था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। दासी पूछने लगे कि आप और इसके कमरे में कैसी बातें करते हैं? राजकुमार बोला, अरे सच थोड़ी ही था, यह तो सपने में था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने यह साड़ी जो साल भर से पहनकर यहाँ आ रही है ऐसे उतार कर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो और अपनी नौकरानी को देते हुए कहने लगी कि हमाम तैयार है। दासी ने जवाब दिया, हाँ राजकुमारी, गरम गरम पानी तैयार है। यह लड़की की नहाने के लिए हमाम में घुस गई तो मैं भी इसके साथ ही उसके हमाम में घुस गया। इसने नहाना शुरू किया कि मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन से अच्छा स्नान नहीं किया है, मैं भी नहा लूँ। यह एक कटोरा पानी भरकर अपने ऊपर डालती तो मैं 4 कटोरा पानी भरकर अपने ऊपर डाल लेता था। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूट पाया था कि पानी ख़त्म हो गया। इसने अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाई कि आज पानी इतना कम क्यों रखा। नौकरानी ने कहा कि राजकुमारी, मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज़ रखती हूँ, कम हो तो आप और ले लीजिए। वह 1 बाल्टी पानी और ले आई, वह पानी भी मैंने ख़त्म कर दिया। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगवाया। जैसे तैसे यह हमाम से बाहर निकली और नौकरानी को आवाज़ लगाई कि तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, सारा दिन भूखा प्यासा ही बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मज़ेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इस लड़की के सामने रख दिया। मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से जंगल में घूमते घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। मैंने खाना खाया तो खाना इतना मज़ेदार था कि क्या बताऊं।
या एक निवाला या खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना ख़त्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट लगाई कि दासी क्या बात है, आज तू क्या कर रही है, इतना सा खाना रखा कि मैं भूखी ही रह गई। बेचारी नौकरानी भी हैरान थी। वह बोली कि राजकुमारी, मैंने आपके लिए उतना ही खाना निकाला था जितना रोज़ निकालती हूँ, लीजिए आप मेरे हिस्से के भी खा लीजिए। लेकिन आज कुछ गड़बड़ ज़रूर लगती है, कहीं राजकुमार ने आपसे कोई बातचीत तो नहीं की। इस पर वह धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटते हुए कहने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वह तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी यह थोड़ा सा ही खा पाई और गुस्से में मैं पूरा खाना खा गया। यह फिर भी भूखी रह गई, लेकिन यह मन ही मन हैरान हो रही थी कि मामला क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसका मेकअप किया। यह इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। यह धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है, सच संवर कर यह छत पर खड़ी हो गई। आधी रात के करीब आसमान से एक सिंहासन जैसा तखत उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैं भी उस तखत को पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया है। इसके बाद दासी फिर पूछने लगी कि राजकुमार आगे क्या हुआ। राजकुमार बोला, बस स्वप्न खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी कि राजकुमार ऐसा अधूरा स्वप्न थोड़ी ही हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ। राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला कि फिर वह तखत ऊपर उड़ता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र का दरबार सजा हुआ था। एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी हुई थी। यह वहां पहुंची तो सभी ने उठकर इसका स्वागत किया जैसे कि यह कहीं की राजकुमारी हो। वह सुंदर सुंदर परियां नाच रही थीं। सबसे आखिरी में इसके नाचने की बारी आई। यह नाचने के लिए खड़ी हुई तो मैंने सोचा कि अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा कि लाओ भैया, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले को कोई नज़र नहीं आया, लेकिन वह वाकई थक गया था और वह तबला छोड़कर बैठ गया और झूमने लगा। मैंने वह तबला बजाया और मेरी थाप पर यह ऐसा नाची कि समा बंध गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दे दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ चल दी। तभी इसका रुमाल गिर गया। मैंने जल्दी से रुमाल उठाकर अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार चुप हो गया। धोबी की लड़की अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। तभी दासी ने राजकुमार की जेब से हाथ डालकर वह रेशमी रुमाल निकाल लिया और कहने लगी, राजकुमार जी, हम भी तो देखें वह रुमाल कैसा है। दासी ने पूछा, कहीं यही तो वह रुमाल नहीं है। राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं है। हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में से कहाँ से आ गया। धोबी की लड़की का घूंघट अब छोटा हो गया था और वह पूरी तरह से राजकुमार की तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार, फिर क्या हुआ। राजकुमार कहने लगा, होना क्या था, राजा इंद्र ने इससे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया, यह उतना ही अच्छा नाचती रही। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में इसे दी। इसने झुककर उनके पाँव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास आकर डाल दी। वह भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। दासी फिर जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए वहाँ कैसी अंगूठी थी। राजकुमार कहने लगा कि दासी, तू तो बेवकूफ़ है। इत्तेफाक से रुमाल मेरी जेब से निकल आया, इसका यह मतलब नहीं है कि अंगूठी भी मेरी जेब से निकल आएगी। तभी दासी ने राजकुमार की जेब में हाथ डालकर अंगूठी निकाली और पूछने लगी कि राजकुमार,
क्या यह अंगूठी तो नहीं थी? राजकुमार बोला, अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में से कहाँ से आ गई? तभी दासी ने इशारा किया कि धोबिन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका है। लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने उसकी तरफ और देखा ही नहीं है। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार बोला कि मैंने ऐसा तबला बजाया कि पूरी जान डाल दी, और यह भी ऐसा नाची कि इसके गले से हार निकलकर नीचे गिर गया। मैंने हार भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र दरबार से उठकर चले गए और यह भी भागकर उड़न खटोले में बैठ गई। जल्दी में इसने अपना इनाम भी तबला बजाने वाले से नहीं लिया। इसने सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वह सब तो मेरे पास था। इसका तखत उड़ा और फिर तखत के पाए से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार अब वह हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे दासी, वह स्वप्न था, हार मेरे पास कहाँ से आया? लेकिन दासी नहीं मानी और राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही हार था? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली कि राजकुमार, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ। मैं परियों की दुनिया की एक परी हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे ज़्यादा अच्छी नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज़ मेरा नाच देखकर ही दरबार करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरा नृत्य देखे बिना चैन कहाँ था। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया कि राजा से कहना, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है, उनके पास है या नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने जाकर उसी तरह राजा से कह दिया कि जैसा मैंने उससे कहा था। राजा इंद्र गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरती काँपती पहुँची तो उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे, अपने आप पर जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफ़ी मांगी। तब राजा ने कहा कि मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ला सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुझे रोज़ रात को तखत भेजकर परियों की दुनिया में वापस बुला लिया करूँगा, लेकिन साल भर तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सज़ा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं वापस परियों की दुनिया में चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता नहीं चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई, लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी नौकरानी। राजकुमार ने उस लड़की की यह हैरान कर देने वाली कहानी सुनी और फिर अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पुनः अपने बेटे का धूमधाम से उस लड़की का विवाह किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।